हमने कल दो मिरर के बारे में पढ़ा था, एक था कनकेव और दूसरा क्या था कन्वेक्स। कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है? आप सुनो, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्ज का मतलब होता है बेंड कराने वाला, जो बेंड करा दे, झुका दे। मतलब कोई भी पैड, और मान लो कि ये कनकेव मिरर है, ऐसे होता है ना कनकेव मिरर, बल्गिंग इनवर्ड या कर्व इनवर्ड। इसका क्या कर्व इनवर्ड होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मान लो इसमें कोई भी रे फॉल करेगा तो फॉल करने के बाद क्या होगा? एक या तो ऊपर को जा सकता है या तो क्या होगा? झुक सकता है। तो कनकेव मिरर का ये खासियत होता है कि रेज जो भी पैरेलल रे पड़ेगा ना इस पे, वो उसको झुका देगा, बेंड करा देगा। और इस तरीके से पैरेलल रेज को बेंड कराएगा, इस तरीके से बेंड कराएगा कि सारा का सारा पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। कहां से पास करेगा? इसीलिए हम कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। बिकॉज ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स कहां पे? एट प्रिंसिपल फोकस। सो कनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपने एक डायग्राम पढ़ा होगा, ये याद होगा आप लोगों को। ऐसे सब कैसा रहेगा ये सारा? और देखो जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा, मैं यहाँ पे पॉलिश कर देता हूं। अब ये कौन सा मिरर है? ये कन्वेक्स, ये कनकेव। सारा का सारा आपका देखिएगा, ये वो एक बिंदु पे या एक पॉइंट पे आके सारा क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। मिला कि नहीं मिला? और ये जो बिंदु पे जो मिलेगा, ये जो पॉइंट पे मिलेगा, ये बिंदु क्या कहलाता है? फोकस। पीछे बैठे, पीछे पीछे उधर बैठे। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, अरे बोलिए, समझ में आया? तो ये बताइए हमको, ये इस मिरर को हम कौन सा मिरर बोलेंगे? कौन सा मिरर बोलेंगे? कनकेव मिरर बोलेंगे। और ये कौन सा मिरर कहलाता है? कनकेव मिरर इज नोन एज डैश मिरर। क्या होगा? वाई कनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। बिकॉज सुनिए ध्यान से, सुनिए अच्छे से, सुनिए अच्छे से फोकस करके। क्योंकि कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शंस मीट एट प्रिंसिपल फोकस, है ना? या कनकेव मिरर बेंड्स ऑल द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट सो दैट इट मीट्स एट कहां पे? प्रिंसिपल फोकस। ये सारी पैरेलल रेज को एक बिंदु पे बेंड करके मिला देता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? झुकाना। अधिकतर आप लोग हाईवे में जाते हो तो डाइवर्जन लिखा होता है। डाइवर्जन मतलब क्या? वहां से क्या करना है? डाइवर्ट करना है। मतलब वहां से क्या? भटकना है। मतलब तरह आपको क्या है? कन्वर्ज मतलब क्या? झुक गया, ऐसे ऐसे बेंड हो गया तो क्या होगा? कन्वर्जिंग। और ऐसे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग। तो बताओ कौन सा मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं? कॉन्वेक्स। देखो इस पे अगर रे पैरेलल रे आएगा, देखो यहाँ पे इस पे अगर पैरेलल रे आएगा ऐसे, तो ये सारा का सारा क्या हो गया? आपका डाइवर्ज कर गया। क्या कर गया? डाइवर्ज। वही बड़ी पीछे सारा का सारा क्या हो जाएगा? देखो यहाँ डाइवर्ज कर रहा है, देखो डाइवर्ज कर रहा है। क्या झुका है? ये क्या ये नीचे की तरफ झुका है? नहीं झुका है। और इस तरीके से डाइवर्ज करेगा कि लगेगा कि ये सारा डाइवर्जन कहां से हो रहा है? कहां से हो रहा है? ये सारा डाइवर्जन कहां से हो रहा है? बताइए कहां से हो रहा है? फोकस। यही आपका ये कौन? ये है क्या है आपका? फोकस। इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं? हम लोग डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या बोलते हैं? तो मेरा दो क्वेश्चन है, कनकेव मिरर को किस मिरर के नाम से जानते हैं? इसमें क्वेश्चन आ सकता है, गिव रीजन। ठीक है। कन्वेक्स मिरर को हम किस मिरर के नाम से जानते हैं? क्लियर है? इसके लिए तैयार रहिएगा, अगर एग्जाम में आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में जनरली। ठीक है, आएगा तो फिर हमको मत गाली दीजिएगा, इसमें बढ़िया से नहीं बताएगा। तैयार रहिएगा, इसका आंसर कहीं से भी आप प्रिपेयर कीजिए और आपके पास दिमाग में होना चाहिए, जब एग्जाम में आएगा तो लिखे वहां, हमने बता दिया अभी। अब आते हैं कनकेव मिरर के यूजेज पे। तो कनकेव मिरर ध्यान रखिएगा, पैरेलल रे को फोकस से मिला रहा है, तो फोकस से निकल रहा है वो क्या कर देगा? समझ रहा है? सोचो ध्यान से, अगर पैरेलल रे जा रहा है तो फोकस से मिलाते रहा है, तो फोकस से अगर रे निकलेगा तो कहां से कैसा हो जाएगा? तो इसीलिए देखिएगा हम टॉर्च में लगाते हैं कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। क्यों? टप्पा खाएगा, जब टप्पा खाएगा तो कैसा निकलेगा? पैरेलल। फोकस से निकलेगा ना रे कहां? देखते हो लाइट कहां लगा होता है? बीच में। टॉर्च देखे होगा, टॉर्च ऐसा होता है और यहाँ पे बल्ब लगा होता है, और इसे टप्पा खाने के बाद कहां से कैसे निकलेगा? ये कैसा निकलेगा? ऐसे निकलेगा। पैरेलल फोकस मारता है, टॉर्च मारते हैं हम तो निकलता है यहाँ से पैरेलल, ऐसे निकलता नहीं निकलता है? तो कौन सा मिरर? आप देखिएगा पीछे पॉलिश भी किया रहता है, ऐसे नहीं जाता है ये, देखो ऐसे नहीं जाता है, ऐसे जाता है। जैसे मान लो टॉर्च है, ये बल्ब है, तो पीछे देखिएगा पॉलिश रहता है इस तरीके से, देखिएगा होता है
आप इस पर टप्पा खाएगा ये, टप्पा खाने के बाद क्या हो जाएगा ये सब, कैसा हो जाएगा ये सारे पैरेलल निकलता है। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या हम गलत बोल रहे हैं? ऐसा होता ही नहीं होता है पीछे बना हुआ। फिर टर्च तो भाई खोल के देखे होगे बचपन में, सब कुछ खोल के देखता है क्या है अंदर में। अगर खराब हो गया है तो हम लोग खोल के जरूर देख लेते हैं भाई कैसा है अंदर में कनेक्शन उसका। तो ये ऐसा होता ही नहीं होता है। तो ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग को जब बहुत ज्यादा टॉपिक कवर करना है, सीधा बात करते हैं कि याद रखिएगा कनकेव मिरर किसमें यूज करते हैं? टॉर्च में, टॉर्च लाइट में और हेड लाइट ऑफ द व्हीकल्स में। फिर इसका यूज करते हैं कहाँ पे? हम सेविंग मिरर में, बिकॉज इसका इमेज कैसा बनता है? लार्ज। कैसा इमेज बनता है? और ध्यान रखिएगा, आपको पता है मैंने 2 केस बताया था, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में सारा इमेज कैसा बनता है? छोटा। कन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज बनता है? सारा छोटा बनता है। तो इनलार्ज इमेज कौन सी बनेगा? केवल और केवल कनकेव मिरर में ही इनलार्ज इमेज बनता है। इसीलिए कनकेव मिरर को हम किस रूप में इस्तेमाल करते हैं? सेविंग मिरर, ताकि अगर मान लो सेविंग मिरर है तो हमारा फेस को जो सेव करना है उसका फेस, हमारा फेस में थोड़ा क्या दिखे आपको? इनलार्ज दिखे, तो सेविंग करने में क्या होगी? आसानी होगी। फिर यहाँ थर्ड में आ जाओ, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। डेंटिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं टीथ का क्या देखने के लिए? लार्ज इमेज देखने के लिए। फोर्थ, कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं हम सोलर फर्नेस में। क्यों? ताकि सारे लाइट, जब लाइट पड़े सोलर पैनल पे, सोलर फर्नेस पे, तो सबको वो क्या करे? एक पॉइंट पे क्या कर दे? कंसंट्रेट कर दे, मिला दे। और एक पॉइंट पे सारा रेस को मिलाएगा तो वहां पे हीट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसी कारण से कहा इस्तेमाल करते हैं? सोलर फर्नेस में। बोले क्लियर है? 2 यूज याद रखिएगा, कनकेव मिरर का 2 यूज और कन्वेक्स मिरर का। तो बताइए कनकेव मिरर का पहला यूज कहाँ यूज करते हैं? टॉर्च में। दूसरा यूज सेविंग मिरर में। तीसरा यूज डेंटिस्ट करता है कौन चीज देखने के लिए? लार्ज इमेज ऑफ टीथ। और चौथा क्या है आपके? यूज इन सोलर फर्नेस। क्लियर है? नेक्स्ट, कनकेव कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का पहला यूज जो है, इस पे क्वेश्चन आता है जनरली, मैक्सिमम केस में BVIA। वाई कन्वेक्स मिरर इज नोन एज रियर व्यू मिरर। ये दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? गाड़ी में आप देखते हो, गाड़ी में लगा होता है साइड में मिरर, वो असल में कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स मिरर। और उस कन्वेक्स मिरर को हम लोग रियर व्यू मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियर मतलब होता है दूर, यानी दूर के चीजों को देखने के लिए वो बना होता है। कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। तो आप जरा सोचो, उस गाड़ी में छोटा सा जो शीशा लगा हुआ होता है ड्राइवर के वाले सीट के बगल में, वो क्यों लगा होता है? छोटा सा कन्वेक्स मिरर क्यों लगा होता है? तो इसलिए लगा होता है कि पीछे का लार्ज ट्रैफिक, वाइड एरिया, ज्यादा से ज्यादा एरिया, पीछे का ट्रैफिक उस छोटे से एरिया में क्या हो जाए? दिख जाए आपको। सोच के देखो, एक ड्राइवर जो आप ड्राइव, मान लो आप ही ड्राइव कर रहे हो, उस मिरर में देखते हो तो पीछे का सारा ट्रैफिक दिखता है आपको उसमें, है कि नहीं? और बहुत वाइडर भी एरिया का दिखता है, ज्यादा एरिया का। तो क्या होगा? इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। क्यों? क्या कि पहला बात की कैसा इमेज देता है वो? क्या आपको गाड़ी पीछे का उल्टा दिखता है? उसमें कैसे दिखता है? सीधा। और इट ऑल्सो हेल्प्स द ड्राइवर टू व्यू, देख सके कौन चीज? लार्ज एरिया ऑफ ट्रैफिक, जो उसके कहाँ है? पीछे, बिहाइंड। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? तो कैसा इमेज देता है कन्वेक्स मिरर? 2 ही केस उसका डायग्राम में, और दोनों में वर्चुअल रिएक्टिव बनता है। एक में तो पॉइंट साइज बनता है, एक में कैसा बनता है? तो पॉइंट साइज कभी इमेज हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। हम बुंदा टाइप का दिखेगा, कुछ फायदा उससे नहीं है। तो दूसरा केस, इन्फिनिटी और पोल के बीच वाला केस लगेगा इसमें। अरे सेकेंड, इट इज यूज्ड इन सिक्योरिटीज पर्पस में भी इस्तेमाल करते हैं। छोटा सा मिरर लगा देंगे, अब पीछे का पूरा एरिया क्या कर लेंगे उसमें हम देख लेंगे। मान लो अगर मान लो दुश्मन है, या मान लो पीछे हमको, मान लो आपको पीछे नहीं मुड़ना है, लेकिन आप चाहते हो पीछे किसी को देख ले, क्या कर देंगे? चुपके से क्या लगा लेंगे? वो छोटा सा कौन लगा? मिरर लगा लेंगे, कन्वेक्स मिरर। हमको पूरा पीछे का पीछे पूरा यहाँ दिख जाएगा, छोटा सा, है कि नहीं? इसलिए यूज इन किसमें? सिक्योरिटीज पर्पस से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड, दे आर यूज फॉर, वही बात है, इंस्पेक्शन पर्पसेस फॉर प्लेसेस वेयर इट इज डिफिकल्ट टू रीच। अगर मान लो जस्ट किसी प्लेस में अगर डिफिकल्ट टू रीच है, हमको उस जगह को देखना है, तो हम किस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं? किसका? तो मेन ये दोनों याद रखिएगा, पहला और किसका? इसका हम टेलीस्कोप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें इस्तेमाल करते हैं, टेलीस्कोप में भी इस्तेमाल करते हैं इस मिरर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? पहला कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज विच मिरर? समझ में आ रहा है ना? इस पे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, अभी जस्ट दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे जो सब कोई पढ़ो क्वेश्चन को, और ये VVIA इंडेक्स में भी दिया हुआ है। Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? Convex mirror को हम लोग rear view mirror के रूप में vehicles में इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखिए आंसर, because they are, देखो यहाँ पे, they are preferred as a rear view mirror in the vehicles because they gives a wider field. Wider समझते हो ना? मतलब ज्यादा एरिया दे आपका, किसका? व्यू दे आपको, जिससे कि ड्राइवर जो है वो देख सकता है ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक अपने पीछे। क्लियर है?
इट गिव्स ऑफ कैसा इमेज, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश, छोटा इमेज बनाता है, बड़ा से बड़ा गाड़ी किसमें कैसे दिखता है आपको, छोटा, ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, जो उसके कहां है, फ्रंट, मिरर के तो फ्रंट में हो गया ना पीछे वाला ऑब्जेक्ट। सोच के देखो, मिरर आप ऐसे लगाए हुए हो तो पीछे का ऑब्जेक्ट मिरर का क्या है, फ्रंट। बोले क्लियर है? जरा एक बार फट से पढ़ो फटाफट, मैं आगे वाला स्लाइड दिखाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन आ सकता है और आपको लिखना पड़ेगा आंसर से। बढ़े आगे, पढ़ लिया आप लोग ना, पढ़ लिए? चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे। क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस किसको बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज किसको बोलते हैं, और फोकल लेंथ हम किसको लिखते हैं, बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लो ये कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, और ये कौन सी बनाया है, ये क्या है, ये क्या है, और ये कौन सी है, सी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मान लो हमने ऑब्जेक्ट रखा सी पर और उसका इमेज ही बन गया सी पर ऐसे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कौन सी है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या बना हमारा, इमेज है। अब ध्यान देना, मिरर में हम कोई भी दूरी, कोई भी डिस्टेंस हम पोल से नापते हैं। कहां से नापते हैं, पोल से। कुछ भी नापना होगा, कुछ भी नापने का काम करना है, कहां से करना है, पोल से। पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है, यही ना है, पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है उस दूरी को हम बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको हम दिखाते हैं किससे, स्मॉल यू से। क्लियर है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, पोल से ऑब्जेक्ट का लेंथ, दूरी, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड वी डिनोट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय स्मॉल यू। यू का मतलब क्या होता है, यू मतलब, हाँ जी, क्या होता है यू, पक्का? कहाँ सोए हुए हो अभी, क्या कुछ हो गया है, कल ब्रेकअप हो गया है? ठीक है ना सर, अलग क्या बैठा दिया उसको। चलो देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू। अब देखिए इमेज में तो यही ना है, इमेज में तो इतना ही दूरी में बन रहा है, तो यही दूरी क्या कहलाएगी, इतना ही दूरी पे, यही देखो यहाँ से पोल का दूरी, यही पोल यहाँ है ना, पोल यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या कहलाएगा आपका, वी का मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। मुझे समझ में आ गया, यू भी क्लियर है? यू का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बी का मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। अब बताया क्या, फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ किससे बना है, फोकस से, यानी पोल और फोकस की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। तो फोकस ही ना है, तो यहां से यहां का दूरी जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम, फोकल लेंथ। उसको दिखाएंगे कैसे, स्मॉल। क्लियर है? तो पहला क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से किसका दूरी, क्या बोलेंगे उसको, इमेज डिस्टेंस। मतलब पोल से किसका दूरी, तो क्या हो जाएगा, अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखना है। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना ऊपर गया रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, वर्टिकल हाइट जितना रहेगा, तो ये यहां से यहां का दूरी क्या कहलाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये आपका क्या कहलाएगा, हाइट ऑफ इमेज। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? फोकल लेंथ समझ में आ गया? फोकल लेंथ क्या होता है, कहां से कहां का दूरी, पोल से फोकस का दूरी। क्लियर है? बता देना। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे साइन कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम होता है। साइन कन्वेंशन मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम साइन कैसे लेंगे, यू को कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, भी को कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, एफ को प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, एच को प्लस कब लेना है, माइनस लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखना है आपको। तो पहला बात ध्यान रखिएगा, हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, u इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कुछ हो रहे, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है? लेंस कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो, कोनो लेंस हो, कोई भी मिरर हो, यू हमेशा क्या रहेगा, क्लियर है? बस ये कौन चीज, V और एफ। हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में साइन लेने में दिक्कत आएगा, तो यू में कभी दिक्कत नहीं आना चाहिए, यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। अब बता देते काहे नेगेटिव, सुनिए। हमने बोला है कोई भी डिस्टेंस कहां से नापते हैं, पोल से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर कोई भी डिस्टेंस अगर आप पोल के बाईं ओर नाप रहे हो, किधर नाप रहे हो, तो हमेशा क्या लोगे, नेगेटिव। देखो डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। देखो बाएं ओर जाएंगे तो नेगेटिव, दाएं ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, बस यही कॉन्सेप्ट है। ज्यादा हम वो डीलिंग नहीं करेंगे, वो मैथ में इतना इंग्लिश में नहीं बोलेंगे आपको।
सिंपल बता रहे हैं, अगर हमको बाईं ओर नापना तो क्या हो जाएगा, और दाईं ओर नापना तो क्या होगा, ऊपर जब क्या होगा, नीचे नेगेटिव। क्लियर है, पक्का। ऐसे भी आप लोगों को अगर आपको पता होगा, जो आप लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखे होगे, तो इधर क्या था, पॉजिटिव था एक्स एक्सिस पे, इधर क्या था कि नहीं था, और ऊपर में भी क्या लेते थे वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, और नीचे क्या लेते थे। अगर इधर से कंफ्यूजन तो उधर तो देख लीजिए आप। क्लियर है, अब ध्यान दीजिएगा। देखो हाइट अगर अपवर्ड है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, और हाइट नीचे है तो क्या लेंगे, नेगेटिव। तो याद रखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर हाइट नापना है ना तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस नीचे हाइट नापना तो क्या लेंगे, नेगेटिव। बोलिए क्लियर है। तो देखिए एक बात और, अब आप बात करते हैं कि अब एफ भी आपका हम याद करा देते हैं। चक्कर केवल कौन सी का बचेगा, भी का बचेगा बस। एफ भी आपको हम फिक्स कर देते हैं यहाँ पे, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। हमने दो तरीके मिरर पढ़े, एक पढ़ा है कौन, कनकेव, और क्या पढ़ा, ये कौन मिरर है, और ये कौन मिरर है, कन्वेक्स। अब देखो फोकल लेंथ जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि भाई मिरर जो है उसका फोकस किधर है। आप खुद बताओ इसका फोकस किधर होगा, क्योंकि सर्किल इसका बन रहा है बाईं ओर, तो फोकस किधर होगा, बाईं ओर। और बाईं ओर अगर हम कुछ नापते हैं ना, किसमें होता है, माइनस। क्या होता है, तो इसका फोकस लेंथ क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। तो बताइए एफ जो होगा कनकेव मिरर का, वो क्या होगा आपका, नेगेटिव। अब देखो कन्वेक्स में आ जाओ, इसका सर्किल किधर बनेगा, तो फोकस किधर, फोकल लेंथ क्या, पॉजिटिव। राइट में क्या नापते हैं, पॉजिटिव। तो कन्वेक्स में अगर कन्वेक्स मिरर की बात की जाएगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस गया कौन चीज, भी। तो भी आपका पॉजिटिव हो सकता है और भी नेगेटिव, इसमें बताते हैं आपको। अगर आपका इमेज रियल बन रहा है, क्या बन रहा है, रियल, तो रियल बनेगा तो कहां बनेगा, प्रिंसिपल से कहां पे, नीचे। तो रियल इमेज में, रियल जब भी प्रिंसिपल से नीचे इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा। तो उल्टा इमेज बनेगा, रियल इन्वर्टेड रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। तो याद रखिएगा उसमें क्या बनेगा, नेगेटिव। भी क्या आएगा, नेगेटिव। और वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। खत्म हो गया कहानी। यही है मिरर का कहानी, साइन। जब ये सब आपको लॉजिक नहीं पता है तो मेरा जो लॉजिक से उत्तर याद है ना, कि बाईं ओर क्या, दाईं ओर, ऊपर, नीचे, बस ये हो गया। और हम उसको क्या कर दे, प्रिसाइज कर दिया आपका कॉन्सेप्ट को, कि भाई इतने हैं जो है। यू का तो कोई दिक्कत नहीं, यू हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव। सोचना ही नहीं यू के बारे में कि भाई हम क्या करें, कहाँ है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, खोजेंगे नहीं, सीधा लिख देंगे क्या, माइनस जो भी रहेगा डाल देंगे। क्लियर है, आगे बढ़े, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको कोई लिखना चाहता है, नहीं लिखना चाहता है इसको कोई, आगे बढ़े ना। चलिए, ये सब रूल्स है, कहानी पढ़ना जरूरी है, नहीं जरूरी, क्योंकि मुद्दा के बाद हम कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम मिरर फॉर्मूला का। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, एक ऐसा फॉर्मूला है जो यू भी और एफ के रिलेशन बताता है। मिरर फॉर्मूला यू भी और एफ का क्या बताता है, रिलेशन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और क्या, फोकल लेंथ। और ये मिरर फॉर्मूला क्या है, तो 1/u + 1/v = 1/f, या 1/v + 1/u = 1/f। तो देखो लिखा हुआ है 1/v + 1/u = 1/f, या आप इसको बोल सकते हो क्या, 1/u + 1/v = 1/f। दिस इज कॉल्ड व्हाट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर u और v दिया हुआ तो क्या निकाल लेंगे, अगर v और f दिया तो क्या निकाल लेंगे, अगर u और f दिया तो क्या निकाल लोगे। तो कोई भी दो क्वांटिटी दिया हुआ है तो हम तीसरा क्वांटिटी क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। किस फॉर्मूला से, क्लियर है, आगे बढ़े। तो मिरर फॉर्मूला किसका रिलेशन बताता है, यू भी और एफ। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। मिरर फॉर्मूला हर सिचुएशन में वैलिड है। चलिए आगे देखते, मैग्निफिकेशन। अगला टॉपिक क्या है, अच्छा ये बताओ, आपने सुना होगा ना मैग्नीफाइंग ग्लास, वो चीज को क्या कर देता है, लार्ज कर देता है। याद रखिए, मैग्निफिकेशन जो वर्ड है ना, सुनना अच्छे से, मैग्निफिकेशन जो टर्म है ये बताता है कि जो इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से कितना लार्ज बन रहा है, कितना स्मॉल बन रहा है, या वो बराबर बन रहा है। समझ में आ रहा है। मैग्निफिकेशन टेल्स अस दैट हाउ द कंपैरिजन बिटवीन द साइज ऑफ इमेज विद द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है। मैग्निफिकेशन क्या करता है, इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करके बताता है कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो कितना टाइम्स लार्जर बन रहा है या कितना टाइम्स स्मॉलर बन रहा है। और ये कैसे निकालते हैं, कंपेयर करना है ना। किसको कैसे कंपेयर करना है, बता दो फट से। हाइट ऑफ इमेज किससे, किसको कंपेयर करना है, इमेज के हाइट को कंपेयर करना है किसके,
बस उसका रेशियो ले लेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी भी हम कंपेयर करते हैं ना तो जो मेन जो हमारा ओरिजिनल चीज कहाँ रखते हैं, नीचे। कंपेयर किसे करोगे, ओरिजिनल से नहीं करोगे कि भाई कितना का उससे खराब है कितना अच्छा है कि नहीं। ये तो बदल सकता है कि ये बदलेगा क्या, तो जो बदलेगा तो कहाँ रखेंगे, ऊपर। जो पक्का चीज है जो कंफर्म है वो कहाँ रखेंगे, तब कंपेयर हो जाएगा आपका। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय एच आई बाई एच ओ। या बहुत सारे किताब में आपको मिलेगा क्या, एच डैश बाई एच। तो यहाँ पे एच डैश इसके लिए हाइट ऑफ इमेज और एच क्या है आपका, हाइट ऑफ। बोलिए क्लियर है, अरे बोलिए क्लियर है। इसका एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, v और u के टर्म में। m इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस v बाई यू। m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। और दोनों को आप कंपेयर करोगे तो देखो इधर भी ये भी m है और ये भी क्या है, m है। कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस v बाई यू। ये आपका एक नया रिलेशन डेवलप होगा। बोलिए क्लियर है। बताइए मैग्निफिकेशन क्या करता है, मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, बोलिए। मैग्निफिकेशन का बस यही काम है कि बताना कि इमेज जो बन रहा है वो कितना लार्ज बन रहा है कितना स्मॉल बन रहा है। इसीलिए जो भी इमेज का हाइट आता है ना उसको हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। क्या निकाल करके, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो। बस हाइट ऑफ इमेज बाई। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए। ये समरी है हमारा, ये सब पढ़े ना अभी हम लोग। ये कौन फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का हो गया। दो फॉर्मूला हमारा, एक एच आई बाई एच और एक क्या है, माइनस वी बाई यू। तो इसे ध्यान रखना, इसे हम लोग के पास क्या है, हमारे पास इसे हथियार शब्द, इसे प्रयोग करना है जब न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, अब समझिएगा अच्छे से। अब हम बता रहे हैं कि आपसे जनरली न्यूमेरिकल में पूछेगा नेचर ऑफ इमेज निकालने के लिए। क्या पूछेगा, तो बताइए फाइंड द नेचर ऑफ इमेज। पूछता है ना कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो नेचर ऑफ इमेज निकालना होगा तो हमेशा क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन। क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन। देखो ध्यान से, आप जब मैग्निफिकेशन फाइंड करोगे तो 3 वैल्यूज आ सकती हैं आपको, बात समझिएगा। आप जब मैग्निफिकेशन फाइंड करोगे तो आपके पास कोई ना कोई नंबर आएगा ना। मान लो कि कोई ना कोई नंबर आया और बगल में कोई ना कोई साइन रहेगा, प्लस या माइनस। सोचो ना, कोई भी नंबर होता है तो उसके बगल सामने क्या होता है, साइन होता है। तो मैग्निफिकेशन में जो वैल्यू आएगा या तो आपको क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। 1 से क्या होगा, लार्ज। सोचो अगर आप मैग्निफिकेशन निकालोगे तो m 1 से क्या होगा, लार्ज हो सकता है। m1 की क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। m1 से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। ये हो सकता है, नहीं हो सकता, बताओ। हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, साइन की बात नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। अगर 1 से बड़ा आ गया m, ठीक है, 1 से क्या आ गया, तो सोचो यहाँ पे m बड़ा कब हो रहा है, जब आपका हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ से क्या होगा, सोचो लार्ज होगा, तब ना रेशियो 1 से ज्यादा आएगा। सोचो देखो m 1 से ऊपर कब आएगा, जब एच आई क्या होगा, ज्यादा होगा एच ओ से। उसके देखो, इसका मतलब m 1 से लार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, इमेज क्या बनेगा अंदर, इन लार्ज के स्मॉल, इन लार्ज, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। आसान है, समझ में आया। अगर m बराबर कब होगा 1, सोचो तो यहाँ पे जब एच आई तो क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। इसका मतलब m 1 आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज जो है वो इक्वल टू क्या हो गया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देख लो m कितना अच्छा बता रहा है हम लोग को। m निकालो भाई, सब समझ में आ जाएगा आपको। अगर m गलती से छोटा आ गया, m छोटा 1 से कभी हो सकता है जब एच आई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, एच ओ से। मतलब क्या हो जाएगा, इमेज इज क्या, डिमिनिश्ड। क्या हो जाएगा, डिमिनिश, मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब आते हैं साइन की बात करते हैं। साइन आपको दो योग मिलेगा, तो प्लस है तो माइनस। जरा सोच के देखो, जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में रहता है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहता है, प्रिंसिपल से ऊपर के नीचे। तो ध्यान देना, समझना अच्छे से। m बराबर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एच आई बाई एच ओ। तो ये हमेशा नीचे प्लस में ही रहता है, हाइट ऑब्जेक्ट हमेशा किसमें रहता है, प्लस में। इमेज भाई दो तरह का बन सकता है, या तो प्रिंसिपल से नीचे बनेगा या तो कहाँ बनेगा, पीछे, ऊपर। अगर ऊपर बनता है तो वर्चुअल डायरेक्ट, और नीचे बनता है तो क्या होता है, रियल। ध्यान देखिएगा, अगर आपका इमेज रियल बनेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस में कैसा इमेज बनेगा, रियल एंड इनवर्टेड। ये हो गया नेचर। इससे क्या पता कर लोगे आप, नेचर। नेचर दो तरह का होता है, रियल एंड इनवर्टेड, और क्या होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब वही अगर मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज भी अगर आपका प्रिंसिपल से कहाँ बन गया, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बोलिए समझ में आया।
समझ में आ गया? तो देखिए अगर आपको नेचर बताना है तो हम मैग्निफिकेशन का क्या देखेंगे, साइन। क्या देखेंगे? साइन। अगर साइन प्लस है तो क्या हो गया? चलो बताओ, क्वेश्चन बताओ। m इज इक्वल टू आया हमको प्लस 1.3। बताइए नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब बताइए क्या होगा? इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट एज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट या इक्वल टू ऑब्जेक्ट। क्या होगा? कैसे? बिकॉज वन वैल्यू देखेंगे केवल, क्या है? 1 से क्या है? ज्यादा है, 1.3 है। अब बताओ अगर प्लस 1 रहेगा तब बताइए हम इमेज का साइज कैसा होगा? इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन रहेगा द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज प्लस 1। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो ये नहीं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लग जाएंगे हम। व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। बताइए नेचर क्या होगा? प्लस 1 है, प्लस का नेचर क्या होता है? और 1 आया तो क्या होगा? इक्वल टू साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हो गया, कहानी खत्म। समझ में लिखना है इसको? नहीं, साइन केवल नेचर बताएगा, साइन पे ध्यान देने लगाना है, केवल वैल्यू चेक करो। अगर मान लो m रहे 0, देखो यहाँ पे m रहे आपका प्लस 0.3, क्या रहे? चलो अंजलि बताओ यहाँ पे क्या होगा? यहाँ 0.3 है, क्या होगा साइज ऑफ इमेज? छोटा होगा, बड़ा होगा, बराबर होगा? बताइए कैसे पता चला? 1 से वैल्यू क्या है इसका? नंबर देखेंगे बस हाँ, वही तो समझा रहे हैं। वैल्यू देखेंगे, वैल्यू मतलब कौन चीज? नंबर। वही ना बोल रहे हैं, साइन केवल कौन चीज के देखेंगे? नेचर के लिए। प्लस मतलब क्या हो गया? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब माइनस तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रियल एंड इनवर्टेड। बस हो गया। क्लियर है? एक्चुअली वीडियो में से निकाल लीजिएगा, उसमें वो रिकॉर्ड नहीं रहा है सब। क्या टाइम वेस्ट है? मिला था इसको? वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने आता है? ऐसे कीजिएगा 3 को, हो जाएगा स्क्रीनशॉट। चलिए, पहले हमको नहीं आता था स्क्रीनशॉट लेने के लिए। हम पहले बटन दिखते थे पहले ऐसे करके, बाद में समझ में आएगा अच्छा ऐसे होता है। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे जिन लोगों को न्यूमेरिकल से डर लगता है वो लोग ध्यान से देखेंगे। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। किसका साइज दिया हुआ है? यानी क्या दिया हुआ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना दिया हुआ है? और आपको बताइए आप ही लोग कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की नीचे? ऊपर में हाइट क्या होगा? प्लस की माइनस? प्लस। ओके, आगे बढ़ रहा है। बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट, कॉमा दिया मतलब फिर यहां से यहां जुड़ गया कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। किसको प्लेस किया गया है? कितने दूरी पे? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। कौन सा मिरर में? कनकेव मिरर में, जिसका फोकल लेंथ क्या है? बताइए मिरर कौन सा है? दिमाग में विजन बना, मिरर कौन सा है? कनकेव। क्या क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ। अब ध्यान दीजिएगा, U होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम पढ़े हैं, और F क्या होता है? फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। और यहाँ रखिएगा U हमेशा किसमें रहता है? माइनस। हमारा F। अब बताओ कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? माइनस की प्लस? माइनस, बिकॉज बाई ओर की बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? माइनस 15 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आया? आगे बढ़ रहे हैं। एट वास्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। यहाँ स्क्रीन सुन के बहुत लोगों का दिमाग घूम जाता है कि स्क्रीन क्या है? वो टीवी स्क्रीन है, फिल्म का, सिनेमा का स्क्रीन है, कौन सी है? तो बस समझिएगा अच्छे से। एट वास्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितने दूरी पर हम स्क्रीन डालेंगे टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, ताकि उस स्क्रीन पे कौन सी बने? इमेज। अब बात समझो, आप स्क्रीन लगाए हो कौन सी बनाने के लिए? उस पर क्या बनना चाहिए? इमेज। यानी स्क्रीन पे क्या बनेगा? इमेज बनाने की बात कर रहा है। यानी स्क्रीन पे इमेज बन रहा है, इसका मतलब जो दूरी होगा पोल से उस स्क्रीन का वही दूरी, और पोल से उस दूरी को हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, बिकॉज इमेज वही बन रहा है। आप बताओ, बोल रहा है स्क्रीन आप कितने दूरी पे रखोगे ताकि उस पर इमेज बने? तो भाई स्क्रीन पे इमेज बन गया तो स्क्रीन को भूल जाओ, वहां कौन सी बन रहा है? तो स्क्रीन का दूरी असल में क्या, कौन दूरी है वो? स्क्रीन का दूरी असल में कौन सा दूरी है? इमेज डिस्टेंस। जब भी समझ रहे, जब भी क्वेश्चन दिया ना कि स्क्रीन कितने दूरी पे डालेंगे ताकि इमेज बने, उस पर समझना क्या निकालना है? इमेज डिस्टेंस भी निकालना है। समझ में? क्योंकि इमेज कहाँ बने? इमेज को बनाने के लिए कुछ ना कुछ आप दोगे ना, मीडिया, दीवार दोगे ना, दीवार पेपर कुछ को दोगे ना। तो जो लगाओगे इमेज बनाने के लिए, पर्दा उधर जो लगाओगे वो कौन सी रहता है? स्क्रीन। उसी पे ना इमेज बनेगा। इमेज बनाने के लिए कुछ चाहिए ना मीडिया, क्योंकि हवा में इमेज बनेगा। आप सोचो इमेज हवा में बनेगा? नहीं ना बनेगा, उसको कुछ चाहिए ना भाई रुकने के लिए, उस पर दिखने के लिए, इमेज के लिए।
तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, स्क्रीन। तो वही असल में उसका दूरी क्या कहलाएगा, कौन दूरी हो गया, वो इमेज दूरी, यानी इमेज का डिस्टेंस। यानी क्या निकालना है, क्या निकालना है, जी बोलो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस। तो मान लेंगे जितना दूरी पर रखा है वो क्वेश्चन में क्या है हमारा, जी। तो बताओ यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, नहीं निकाल लोगे बाय विच फॉर्मूला। तो बोल रहा है निकालते हैं हम पहले, उसके बाद जब निकाल लेंगे भी उसका क्या पूछ रहा है, फाइंड द नेचर एंड क्या, तो नेचर और साइज हम बता देंगे ना, क्या निकाल के, एम निकाल के, मैग्निफिकेशन। देखो पहले निकालते हैं फॉर्मूला लगा के, पी है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/u। 1/u, u कितना है, तो माइनस 25 है, 25 नीचे और माइनस कहाँ रख देंगे ऊपर, प्लस v 1/v, तो 1/v, तो 1/v कितना है हमारे पास, v नहीं पता तो v का v छोड़ दिए यहाँ पे, 1/f, f कितना है, तो माइनस ऊपर 15 नीचे। फिर एक स्टेप क्या और बात करेंगे, -15 को माइनस कहाँ कर दिए, ऊपर भेज दिए। अब आ जाएगा, अब यहाँ हमको भी निकालना है ना, तो ये वाला टर्म चाहिए, तो इस वाले को कहाँ भेज देंगे, उस साइड। तो 1/v यही रह जाएगा, इज इक्वल टू -1/15, और -1/25 कहाँ चला जाएगा, राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस विल बिकम प्लस 1/25। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू, ये दोनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम। बताइए 25 का पहाड़ा पड़ी है, जिसमें 15 से कट जाए वो आपका एलसीएम हो जाएगा। 25 कटेगा 15 से, नहीं 50 कटेगा, 75 कटेगा, कट जाएगा, तो ना 25, 50, 75, तो 25 नहीं कटेगा 15 से, 50 नहीं कटेगा 15 से, बल्कि 75 कट जाएगा, यानी 75 एलसीएम हो जाएगा 75। तो 15, 5 से 75, तो 5 बन जाओ, साइन कौन सा है, तो -5, फिर आगे साइन क्या है, प्लस, तो प्लस आएगा। फिर 25, 3 से 75, 3 बन जाओ, 3। 1/v इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, -2/, तो देखो ये 1/v आया है हमको, तो क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, क्या ले लेंगे, तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स। पहले तो किसी का स्कूल है ना इसमें, किसी का स्कूल है ना इसमें, तो लंबा खींचेंगे आज, चलेगा, ठीक है, 15-20 मिनट लंबा खींचेंगे आज। देखिए अब पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v/1, तो v/1 मतलब क्या, v इज इक्वल टू, पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, 75 ऊपर 2 नीचे, और साइन क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, फिर 15 आया, 2 7 जा 14, पॉइंट 0 आया, 2 5 जा 10, कितना आ गया, v इक्वल टू। जरा एक बार बताना हमको, माइनस में आया, बेस का मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, बाईं ओर की दाईं ओर, लेफ्ट साइड माइनस ना है। और पता है कनकेव मिरर का अगर आप रे डायग्राम आपको दिमाग में होगा, तो सारा इमेज जो बनता है बाईं ओर कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। दाएं ओर जो बनेगा ना वो ऊपर बनेगा, तो वो कैसा हो जाता है, वर्चुअल एंड। अगर ये आप प्लस साइड बता देता है क्या हमको, यहाँ कौन सा इमेज बन रहा है, देखो नेचर हमको दिमाग में अभी घुस गया, कौन सी आएगा इसका हमको, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही आएगा, एम बिना निकाले हुए बात चली गई है ना। बिकॉज कैसे पता, बिकॉज वी नो द रे डायग्राम। अगर ये डायग्राम आपको नहीं मालूम है तो आप कुछ भी कर लो, नहीं तो समझ में आएगा। चलो भी आगे अब क्या निकालना है आपको, नेचर एंड साइज। फिर क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन। क्या निकालेंगे, तो मैग्निफिकेशन निकाल सकते, एम बराबर क्या होता है, HI/HO। तो देखो हमको HI नहीं दिया है, HO दिया हुआ है, HO दिया, देखो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हमको ये नहीं दिया हुआ है, हमको ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ, कभी निकलेगा नहीं, ये नहीं लगेगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला फ्लॉप हो गया। तो एक और फॉर्मूला है हमारे पास है, -v/u, इसको लगाते हैं, v पता है, u पता है, निकल जाएगा। तो देखिएगा, तो लगाए यहाँ पे, अब माइनस को अपने से नकाशी मत, ओरिजिनल फॉर्मूला है, माइनस माइनस हमेशा रहेगा, तो माइनस लिखे। अब v हमारा क्या है, तो v कितना आया, तो डेसिमल से बचेंगे हम लोग, डेसिमल से, फ्रैक्शन में क्या आया, -75/2। तो देखो यहाँ पे v रखेंगे, ब्रैकेट डाले, क्यों, बिकॉज माइनस आने वाला है, तो पहले तैयारी कर लेंगे, बिकॉज बाहर माइनस बैठा हुआ है, तो -75, अब बटा 2 कहां भेज देंगे हम, नीचे, और नीचे इंटू क्या है हमारा, u कितना है अपने पास, -25 होगा। और आप देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा, चलो काटो, क्या लगा, ये अपने कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, हो जाएगा ना प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 75, माइनस है ना यहाँ पे, चलो प्लस हो गया 75, डिवाइड बाई 25 टू कितना हो जाएगा, -50। यहाँ हम यहीं पे काट सकते थे, चलो नहीं काटे, हटा देते हैं, तो चलो 25 टू जा 50, और 25 3 जा 75, और देखो -3/2 है, तो -3/2 मतलब 3 का आधा है, 3/2 मतलब किसका आधा, 3 का आधा क्या है, -1.5,
1.5। अब आप लोग समझदार हो, आप बता सकते हो ये माइनस साइन मतलब कौन, रियल इन्वर्टेड की वर्चुअल इन्वर्टेड, माइनस मतलब रियल इन्वर्टेड, उल्टा ऐसे याद करो, माइनस मतलब क्या, उल्टा, तो उल्टा हो गया इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के साथ क्या लगता है, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर 1.5 अब किस पे आइए, 1 से बड़ा है कि छोटा है, इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा, तो लिखेंगे कि नाउ, तो छोटा ना हो गया था माइनस में तो। अरे बेटा साइन को नहीं देखना है, साइन को भूल जाइए, यहाँ सब कंफ्यूजन, हम कितना बोले हैं, साइन भूल जाइए। 1.5 देखिए, केवल साइन से केवल क्या पता करेंगे, नेचर, ज्यादा नहीं ब्रेन यूज करना, हम क्या बोले, साइन से नेचर पता करेंगे और वैल्यू से पता करेंगे क्या, साइज। साइन यहाँ साइन से केवल नेचर पता करेंगे बस, ये देखेंगे माइनस 1.5 तो 1 से छोटा हो गया, नहीं है ना, साइन पूरा सेग्रीगेट कर दीजिए, तोड़ दीजिए, हटा दीजिए उसको बाहर बाहर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव साइन shows that the nature of image is क्या होगा, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेजेस क्या होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कितना फैक्टर, कितना गुना ज्यादा होगा, 1.5 गुना, तो बाय ए फैक्टर ऑफ कितना, 1.5। बोलिए समझ में आया कि नहीं है, बोलिए, चुपचाप मत रहिए, आपकी खामोशी बहुत यहाँ पे फिर हमको डरा देती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्लियर है। एम जो होगा वही आपको बताएगा क्या, नेचर और कौन चीज, साइज, पक्का क्लियर है, कंफर्म समझे ना, Yes, sir. आगे बढ़ा जाए, एग्जैक्ट इमेज साइज नहीं निकालेंगे क्या? वो भी निकाल सकते हैं, हम वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब एम आ चुका है, एम आ गया है ना, एम आ गया है ना, तो अब चलो वो भी, अगर चाहो तो वो भी निकाल दो, वो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा मुद्दा जो था हमारा वो निकल चुका है आंसर हमारा, आप चाहो तो निकाल सकते हो। देखो यहाँ इससे पूछा है ना, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज, आप चाहो तो निकाल सकते हो। देखो यार एम आ गया हमारे पास कितना, -1.5 या -3/2 लिखते हैं, ठीक है। एच आई कितना है नहीं पता है, एच ओ कितना है अपने पास 4 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -3 × 4/2 हो जाएगा, इक्वल टू एच आई, 2 2 जा 4 कितना है, -3 2 जाए, -6 इक्वल टू एच आई। और यहाँ रखिएगा एच आई -6 आया, इसका मतलब माइनस साइन पे भटकिए मत, माइनस खाली बता रहा है कि प्रिंसिपल इसको ऊपर की नीचे, तो माइनस साइन मतलब कहाँ हो गया, नीचे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और 6 अब वहां कितना है 4, बताओ 4 का ऑब्जेक्ट था, 4 सेंटीमीटर हाइट का, ये कितना का आ गया, वही तो लार्ज है कि नहीं है, निकल गया ना, इससे भी कर सकते हो आप, ये भी निकाल सकते हो, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यू हैव बोथ द वेज, आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई हमको मैग्निफिकेशन निकालना ही पड़ेगा, तब जाके आपको लगा सकते हो, वरना वो नहीं लगेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, अब सारा अब इसमें कुछ बचा ही नहीं इसमें, सर सीधे HI/HO = -B/U नहीं कर सकते हैं? वो भी कर सकती है, वो भी कर सकती है, वो भी कर सकती है, सही, वो भी सही बोल रही है, ठीक है, उससे भी हो जाएगा HI/HO = -B/U। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए बिठा दो इसको, अब लग रहा है कि हाँ तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो ठीक ठाक, लेकिन हाँ ये नहीं कि भाई समझ में आएगा छोड़ दिए, कम से कम 2-3 न्यूमेरिकल कर लीजिए घर पे जाकर, मतलब फिर कोई फायदा नहीं होगा। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, एक और न्यूमेरिकल है, वो कौन सा मिरर पे है, कन्वेक्स पे है, किस पे है, कन्वेक्स पे, देखिए कनकेव था ना, ये कन्वेक्स नहीं डाले हैं क्या इसमें, ये है कन्वेक्स, ये ना है, क्योंकि इसको सही किया जाए, चलिए इसको देख लीजिए, न्यूमेरिकल का मैं टाइम दे रहे हैं जानबूझ के, बिकॉज न्यूमेरिकल ही आएगा, इसे चांसेस है। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स, पता है ना कन्वेक्स कैसा बनता है, ऐसा बनता है इस तरीके से। कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रियल व्यू, पता है हमको रियल व्यू के लिए यूज करते हैं, इसमें आपका मुंह माया है इसे पूरे, यहाँ पे ऑटोमाइज लगा हुआ है। कन्वेक्स मिरर क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आर दिया हुआ है कितना, 3 मीटर। अब ध्यान देना है, इसमें भी साइन डालना है, प्लस की
माइनस। अब जरा सोचिए, कन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकस किधर है, राइट में कि लेफ्ट में? फोकस राइट में, तो रेडियस भी किधर होगा, राइट में ही होगा। तो प्लस में कि माइनस में? वेरी गुड, क्लियर है। जब r जब 3 हो गया तो r से हम क्या निकालते हैं, f इक्वल टू क्या होता है, r/2, तो प्लस 3 बाई क्या हो जाएगा 2, तो f आ गया 3/2 सेंटीमीटर। या डेसिमल में लेना ही मत, डेसिमल में लोगे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा क्वेश्चन करने में, कोई दिक्कत। चलो f आ गया अपने पास ना, एक वो क्वांटिटी आ गया अपने पास मिरर फॉर्मूला का। अब आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है इफ ऑफ बस, यहां लोग कंफ्यूज करेगा, इफ ऑफ बस इज लोकेटेड कितना मीटर, 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। देखो मिरर से बस का दूरी कितना है, 5 मीटर है, तो बोल रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो बताओ मिरर से बस का दूरी 5 मीटर है, तो वो बस का दूरी असल में क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। समझ में आया, मिरर से बस का दूरी, भाई जिसमें लगा हुआ है वो तो गाड़ी के साथ ना चल रहा है क्या, यानी पीछे बस ना होगा। तो मिरर से बस का दूरी कितना है, 5 मीटर, यानी वो क्या दिया हुआ है आपको, यू, क्या दिया हुआ है, यू कितना। अब ध्यान दीजिए, इस मीटर था ना, कितना हो गया 5 मीटर। बताओ प्लस की माइनस, यू तो भाई माइनस है ना, छोड़ता ही नहीं है, माइनस में चला जाएगा, बिया हो गया चिपक गया, जब तक मरेगा नहीं तो जाएगा, छोड़ेगा नहीं माइनस। यू हो गया, एफ हो गया, अब क्या चाहिए, पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको क्या निकालना पड़ेगा, v। क्लियर है, अब निकाल लगाते हैं मिरर फॉर्मूला। तो क्या होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यहाँ लगा देंगे v है, ये सब लिखिएगा, लगेगा कि हम लोग बच्चा पूरा एकदम तैयारी करके आया है। 1/u, तो 1/u कितना है 5, तो माइनस कहाँ देंगे ऊपर, फिर प्लस 1/v, v निकालना है, 1/f, f कितना है हमारे पास 3/2, तो 3 नीचे 3/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 1 into 2 क्या हो जाएगा 2/3। ये समझ में आया कैसे किए हैं, एक स्टेप बढ़ा दे, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 3/2 था, तो 2 को कहाँ ले आए, ऊपर में गुना कर दिया। अब देखो हमको 1/v निकालना है, इसको कहाँ उठा ले जाएंगे, राइट साइड। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 1/5। तो 1/v इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 15, 3 5 15, 5 2 10, 5 3 15, 3 1 3, तो 1/v कितना हो गया 13/15। कोई दिक्कत नहीं, आगे अब पलट देंगे इसको, क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, बोथ द साइड्स, ठीक है। देन क्या हो जाएगा आपका v इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/13, डिवाइड कीजिए कितना आएगा, तो 13 1 13, कितना बचा 2, डेसिमल दिए क्या आया चला 0। अब क्या हो गया बताइए, क्या बन गया 20 बन गया, फिर 13 1 13, बचा कितना 7, 70 हो गया, 13 5 65, इसके आगे नहीं जाएंगे, अप टू 2 प्लेसेस तक जाइए फिर छोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में कि माइनस में, कहीं माइनस में दिख रहा है आपको इसमें, तो प्लस 1.15 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ माइनस आता ना तो आपका आंसर गलत हो जाता है। नहीं, कौन मिरर है, कन्वेक्स में सारा इमेज दाएं में बनता है, राइट में ही बनता है, इसलिए आपका भी किस में आया है प्लस। अगर आप सब कुछ प्रोसेस सही है ना, तो आपका आंसर भी क्या आएगा एकदम टकाटक आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जहां इनने उनने गिल गया आपके आंसर में, माइनस प्लस हो गया इधर उधर, तो बस फिर दिक्कत। समझ में आया कि नहीं आया, हो गया v प्लस 1.15, कोई दिक्कत नहीं। अब भी आ गया, आप क्या चाहिए नेचर और साइज, क्या निकालेंगे। देखो ऐसे तो हमको पता चल गया क्या होगा, क्या होगा वर्चुअल एंड। कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है तो हमको पता है, पहले से पता है कि उसमें रियल बनता ही नहीं है, कन्वेक्स में रियल बनता ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये सब भाई तभी दिमाग में रहेगा जब आप क्या कीजिएगा प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहे हो उनको लग भी रहा होगा, मतलब फील भी आ रहा होगा कि हाँ भाई अब क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। चलिए अब आते हैं किस पे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हम क्या पढ़े हुए हैं, -v/u, और क्या पढ़े हुए हैं hi/h। तो देखो यहाँ पे नहीं हमको हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, नहीं हमको क्या दिया हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या लगाएंगे -v/u। तो -v/u लगाते हैं, तो माइनस v कितना अपने पास, यहाँ क्या 15/13, तो 15 और 13 कहाँ कर देंगे, 15/13 13 कहाँ चला जाएगा नीचे कर देंगे, इंटू यू, यू कितना अपने पास -5, तो -5, देखो माइनस माइनस खत्म, 5 3 15, तो क्या आएगा 3/13। तो देखो, तो डेसिमल दिए 0, डेसिमल दिए क्या चलेगा 0 है ना, चलो काटते हैं यहीं पे दिखा दें, डेसिमल दिए क्या चला 0, 30 हो गया, 13 2 26, 4 हो गया,
फिर 40 हो गया, 13 3 जा 39, तो क्या हो 0.23, 1 से छोटा है कि बड़ा है, यानी क्या हो जाएगा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और कौन साइन है यहाँ पे? जब हमको कोई साइन नहीं लिखवा था लास्ट में जरूर डाल दीजिए कौन सा है प्लस, लिखेंगे कि देयर नाउ। देखो चाहो तो आप इसमें आप नहीं निकाल पाओगे, वो HI/HO लगा के भी नहीं निकलेंगे इसमें। हाइड्रोजन में निकलेगा बताइए इसमें निकलेगा? अगर आप लगाते हो -B/U बराबर HI/HO या M बराबर HI/HO करते हैं, क्या आपको दोनों में से कुछ भी दिया हुआ है इसमें? नहीं दिया है ना, लेकिन तब भी हम साइज पता कर लेंगे ना इसमें। कैसे? who will help us to find the size? मैग्निफिकेशन। उसमें भी क्या साइन नहीं, कौन? वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या? नंबर। पता है वैल्यू का मतलब बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में नहीं आता है बहुत लोगों को, उसके शिकार हम हो चुके हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर, केवल नंबर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैग्नीट्यूड बोलते हैं, क्या मैग्नीट्यूड है भाई? नंबर के साथ, नंबर के साथ वैल्यू को ही बोलते हैं क्या? मैग्नीट्यूड। तो कितना मैग्नीट्यूड है इसका? 0.23। तो क्या हो जाएगा नाउ? हम क्या लिखेंगे नाउ? क्या हो जाएगा यहाँ बताओ? नेचर ऑफ प्लस साइन क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव साइन शोज दैट नेचर ऑफ इमेज जो है आपका क्या हो जाएगा बताओ? वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड क्या होगा? साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर, या डिविनेट कर सकते हो, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कितना? तो बाई ऑफ फैक्टर ऑफ, ये जो आया लिख दीजिए, बाई ऑफ फैक्टर ऑफ 0.23। 0.23 गुना क्या होगा? कम है, मतलब क्या? 0.23 मतलब 1 से अपने आप क्या हो गया? वो छोटा हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं है? तो इस वजह से आपका दूसरा नंबर चल के क्या हो गया? बोलिए पोजीशन ऑफ इमेज भाई भी होता है बाबू। पोजीशन ऑफ इमेज किसको बोलते हैं? भी को। और लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है भी, निकाल ले ना पोजीशन, लिख सकते हो यहाँ पे कि एंड ऑल्सो द पोजीशन ऑफ इमेज इज कितना है? तो एट डिस्टेंस ऑफ कितना? 1.15 मीटर टुवर्ड्स द राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड ऑफ द मिरर। इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.15 मीटर टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर। बोलिए क्लियर है न्यूमेरिकल? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? किसी को कोई प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल में? पक्का ना? आगे बढ़ रहा है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप फिर से पता है यूट्यूब पे जाइएगा, बार बार डिवाइड करके फिर से आप दोबारा देखिएगा। हो सकता है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका मिस हो गया हो तो ये कर सकते हैं, इसीलिए हम ये सब डाल रहे हैं रिवीजन वीडियो। नहीं तो बहुत दिक्कत होता है कि सर छूट गया है, ये हो गया वो हो गया, बहुत सफर हो गया। चलिए अब आइए, इसमें जब कर चुके हैं हम लोग, अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग नेक्स्ट फटाफट। बोल रहा है क्या? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। कौन मिरर है? कन्वेक्स। तो प्लस की माइनस क्या होगा? पक्का ना? पक्का। चलिए तो अभी हमको पता है कि प्लस में डालना है। अब दिया हुआ रेडियस समझ कितना है? 32, आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 16। तो क्या हो जाएगा? प्लस 16। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे f इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/2। क्या हो जाएगा आपका? 32/2 कितना हो जाएगा? 16। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? कितना आंसर होगा? 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of it. Where is the image located? समझिएगा अच्छे से। एक concave mirror है, कौन सा मिरर है? प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है 3 times magnified कौन सा इमेज? रियल इमेज बना रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट कितना सेंटीमीटर? बताओ ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे प्लेस्ड है? ऑब्जेक्ट कितना प्लेस्ड है? यानी u बराबर -10। कितना क्लियर है? अब देखो मैग्नेट, और ये कितना गुना बढ़ रहा है, तो कितना गुना इमेज लार्ज बन रहा है, कितना गुना छोटा बन रहा है, वो क्या बताता है? मैग्निफिकेशन। बात समझ में आ रहा है? वो कौन बताता है? बताता है ना, मैग्निफिकेशन बताता है कितना गुना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है, कौन बताता है? यानी m दिया हुआ है, कितना गुना ज्यादा है? 3 टाइम्स बन रहा है, m क्या दिया हुआ है? 3। अब ध्यान देना, रियल इमेज बन रहा है। कौन इमेज? रियल मतलब क्या? इन्वर्टेड। उल्टा, उल्टा बोले तो प्लस की माइनस? माइनस। क्या हो जाएगा? m दिया हुआ, वो u दिया हुआ है, क्या कुछ है? इमेज कहाँ पे लोकेटेड है? इमेज जहां भी लोकेटेड होगा उसका डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस। क्या निकालना है? v। क्या हमको बताओ इसमें लगेगा मिरर फॉर्मूला? नहीं लगेगा, बिकॉज हमारे पास कोई दो नहीं पता है। हमको u पता है लेकिन v और f पता नहीं। क्या लगेगा मिरर फॉर्मूला? नहीं लगेगा। हमारे पास एक और हथियार है, m दिया हुआ है।
m बराबर क्या होता है माइनस b बाई m बराबर क्या होता है लगा देंगे m बराबर क्या होता है माइनस b बाई u। m कितना है हमारे पास -3 माइनस b और u कितना है अपने पास -10 माइनस माइनस खत्म 10 को क्रॉस कर दीजिए तो 10 त्रिज्या कितना हो जाएगा तो -30 बराबर b यानी v बराबर कितना हो गया -30 कौन सी मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर यानी इमेज बाई ओर बन रहा है कि दाई ओर बाई ओर में बन रहा है लेफ्ट साइड बन रहा है कितनी दूरी पे 30 सेंटीमीटर की दूरी का आपका इमेज बनेगा तो इमेज इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर ओके या द पोजीशन ऑफ इमेज या बोलेंगे इमेज इज लोकेटेड जो लाइन बोला है वही लाइन में लिखेंगे आंसर गांधी जी बोलते हैं ना क्या बोलते हैं इमेज इज लोकेटेड क्या होगा इमेज इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना 30 सेंटीमीटर टुवर्ड द किधर लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर चलिए कोई दिक्कत आगे बढ़ा जाए अब आता है नया टॉपिक क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट खत्म हो गया अब यहाँ से फिर थोड़ी है अब यहाँ से हम फिर एक्सीलरेटर दबाएंगे गाड़ी का तो इसको बंद करें सर कॉन्सेप्ट याद हो गया ना हम लोगों को चलिए तो फिर आगे जल्दी से भागेंगे हम थोड़ी है थोड़ी भाई मेरे दायरे में अब देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ध्यान दीजिएगा जब लाइट की सरफेस पे फॉल करता है और फॉल करने के बाद वापस बाउंस बैक होता है क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब जिस मीडियम से आया उसी मीडियम चला गया तो क्या हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है अब लाइट की सरफेस पे फॉल कर रहा है और फॉल करने के बाद अगर वो दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए मान लो ऊपर में एयर और नीचे क्या है पानी है ये आपको मीडियम है इंटरफेस ये सेपरेशन कर रहा है लाइट ऊपर में क्या है एयर नीचे क्या है पानी लाइट आया एयर से पानी के सरफेस पे टप्पा खाया और घुस गया पानी के अंदर में ठीक है तो जब भी लाइट का रास्ता बदलता है जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है बदल जाता है आप खुद सोचो अगर आप जा रहे हो हाईवे पे जा रहे हो एकदम गाड़ी का रफ्तार पल्सर आपके पास है 220 सीसी वाला ठीक है एकदम हाईवे जा रहे हो 150 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार एकदम जबरदस्त पूरा हाईवे खाली अचानक से आ गया मिट्टी का रास्ता ऊपर खबर है सीसी वाला क्या करोगे यार क्या आप रखोगे उतना स्पीड रखोगे आपका रास्ता बदलेगा तो स्पीड भी क्या हो गया बदल गया बिकॉज अब रास्ता वैसा नहीं है उसका कंडीशन वैसा नहीं है तो वही चीज लाइट के साथ होता है लाइट जब एक मीडियम से यानी एक रास्ते से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन चलने का जो डायरेक्शन प्रोपेगेशन होता है क्या चलने वाले को बोलते हैं तो उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या होता है बदल जाता है क्या होता है बदल जाता है और यही खासियत को इसी खासियत को हम बोलते हैं क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में when light goes from one medium to another medium its direction of propagation gets changes and this phenomenon of light is known as refraction of light क्लियर है अब रास्ते दो तरीके से हो सकते हैं या तो लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगा या मान लो देखो रास्ता दो तरह का होता है एक होता है रेयरर और एक होता है क्या डेंसर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम रेयरर मीडियम जो होता है वो रास्ता जनरली क्या होता है आपका डेंसिटी कम होता है उसका मतलब उसमें वो समझे रेयर मतलब समझो ना कि बहुत हल्का होगा वो तरीके से मीडियम और आपका डेंसर क्या होगा भारी जैसे एयर और वाटर रेयरर कौन है उसमें हम समझाने के लिए बता रहे हैं दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन रेयरर क्या होगा एयर और वाटर क्या है आपका है ना समझ सकते हैं रेयर डेंसर तो ध्यान रखिएगा जब लाइट रेयरर टू डेंसर में जाएगा तब क्या होगा दो केस बनेगा ना when light goes from rarer medium to denser medium या दूसरा केस क्या हो सकता है when light goes from denser medium to तो याद रखिए लाइट किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में जाए डायरेक्शन तो जरूर बदलेगा और डायरेक्शन बदलता है इसीलिए इस फिल्म में क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लियर है कोई दिक्कत कब होता है डायरेक्शन कब बदलता है जब लाइट कब से आता है कहां से कहां जाता है वन मीडियम टू देखिए फर्स्ट के देखो रिफ्रैक्शन ऑफ डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है when a ray of light goes from one medium to another the direction of propagation of light changes and this phenomenon of light is known as clear है चलिए आगे नेक्स्ट फर्स्ट केस when a ray of light goes from rarer medium to denser medium मान लो कि ये रहा हमारा ये मान लो क्या है आपका ये आपका क्या है आपका ये आपका आप बोल सकते हो कि ये मीडिया आपका सेपरेट कर रहा है दो मीडियम को क्या कर रहा है सेपरेट कर रहा है सेपरेशन ऑफ टू मीडिया बोलते हैं जब दो मीडियम की बात होती है तो क्या बोलते हैं मीडिया तो मान लो कि ये आपका एयर है और ये क्या है वाटर है
क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप समझ जाओ ये कौन मीडियम है, रेयर मीडियम, और ये कौन मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो देखेंगे पहला केस कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा। जब लाइट रेयर से जाएगा और जब जो होता है जहां पे दो मीडियम सेपरेट हो रहा है वहां पे फॉल करेगा, तो जिस जगह जिस पॉइंट पे वो फॉल करेगा ना, वहां पे हमको बताया था क्या बनाते हैं, नॉर्मल। क्या बनाएंगे? उस सरफेस के परपेंडिकुलर उस पॉइंट पे हम एक लाइन खींचेंगे, मान लो कौन सा लाइन, नॉर्मल, सीधा लाइन खींचेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे नॉर्मल हम ऊपर ही बनाएंगे नीचे ही बनाएंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग बस कितना मीडियम है, 2 है। बोले क्लियर है? ये क्या बन गया, ये नॉर्मल। क्लियर है? चलो अब देखो लाइट जो है इसको, ये लाइट का एक्चुअल पाथ था, लाइट को इसी रास्ते जाना चाहिए था, ये ओरिजिनल डायरेक्शन नहीं है। देखिए लाइट का यहाँ पर रास्ता क्या हो गया, देखो लाइट का रास्ता बदलता है ना तो लाइट का स्पीड बदल जाता है। लाइट का जब रास्ता बदलता है, मीडियम बदलता है ना, तो लाइट का स्पीड क्या होता है, बदल जाता है। जब स्पीड बदलता है डायरेक्शन भी क्या होता है, बदल जाता है। और लाइट जैसे ही रेयर टू डेंसर में जाएगा तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो नॉर्मल यहाँ था, ये नॉर्मल की तरफ आ गया, बोलो अब भाई इधर आता तो क्या होता, बेंड्स क्या होता, अब किधर आया है, टुवर्ड्स आया है। तो क्या होगा, व्हेन a ray of light goes from rarer medium to denser medium, it always bends towards the ठीक है। तो यहाँ पे it bends towards the normal। बोलिए क्लियर है सबको? जो रे ऑफ लाइट फॉल करता है, इंसिडेंस करता है, उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंटल। क्या बोलते हैं? और जो दूसरे मीडियम में आफ्टर रिफ्रैक्शन गया उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड। और जिस एंगल पे गए यहाँ पे इंसिडेंस किया, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बनाएंगे। और ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? और याद रखिएगा जब भी रे डायग्राम बनाएगा तो एरो जरूर डालिएगा, यही एरो बताता है कि लाइट कहां से कहां जा रहा है। ठीक है, पहला केस क्लियर है? तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और लाइट का क्या क्या बदलता है, स्पीड और डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन। चलिए सेकंड केस, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो देखो ये यहाँ फिर लगा है मीडियम, है ना, ये रहा हमारा। मान लो ये जो लाइन जो है ये सेपरेशन ऑफ 2 मीडिया है आपका, 2 मीडिया से अलग कर रहा है। और ये मान लो हमने क्या ले लिया, ऊपर में वाटर और नीचे क्या है हमारा एयर। ये हमारा कौन सा मीडियम है, डेंसर, और ये कौन सा मीडियम है, रेयर। चलो ध्यान देना यहाँ। अब हम लोग कहां से भेजेंगे लाइट को, डेंसर से भेजेंगे। मान लो डेंसर से भेजे वहीं से, टप्पा खाया, जहां टप्पा खाएगा, जिस पॉइंट में टप्पा खाएगा वहीं पे क्या बना देंगे, नॉर्मल। और नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर बनता है, जिस सरफेस पे लाइट फॉल कर रहा है उस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी एक होता है एमसीक्यू का क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। ये सरफेस रहा हमारा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे क्या खींचेंगे, लाइन। और वो लाइन इमेजनरी लाइन होता है। क्या किसी ने देखा है नॉर्मल को, बताइए? रियल में आपको देखेगा कभी नॉर्मल, यहाँ पे लाइट इतना फॉल कर रहा है, क्या ये नॉर्मल है, दिख रहा है किसी को? हम लोग कोई चीज करते हैं अपने सॉरी के लिए बनाते हैं इसको, ताकि हम कंपेयर कर सके किसी भी चीज को। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। अब देखो ये रहा, ये लाइट ऐसे जा रहा था, तो ये ऐसा क्या है, एक्चुअल रे, एक्चुअल पाथ। ये कौन सा पाथ है इसका, तो बताइए। आपने भी जस्ट पढ़ा है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करता है उसका स्पीड बदलता है, और क्या बदलता है, तो भाई इसका मतलब एक बात तो पक्का है कि उसका डायरेक्शन तो सेम नहीं रहेगा, बदलेगा। अब 2 केस बन सकता है, या तो इनने जाएगा या तो उनने जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, या तो उसमें हुआ था टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो इसमें ये भारी वाला मीडियम था, बहुत डेंस था, ये घना था, और ये क्या हो गया, अचानक से खाली हो गया रास्ता बहुत। जब भाई एकदम, अब स्पीड क्या करेगा, ये बढ़ाएगा जबरदस्त, तो क्या करेगा, फिर क्या हो जाएगा, नॉर्मल से क्या हो जाएगा, ये दूर भागेगा। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द, समझ में आया? तो क्या सीखिए अब इसमें क्या होगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है? तो क्या हम पढ़े कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। एंड व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब ये फिनोमेना, इसमें ड्यूरिंग दिस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट changes, and by this way it is known as, this phenomena of light is known as refraction of light। अब ध्यान दीजिएगा, लाइट जब भी आपका रिफ्रैक्शन करता है तो उसका 2 चीज बदलता है और एक चीज नहीं बदलता है, याद रखिएगा हमेशा, आगे भी काम आएगा ये। इसका स्पीड बदल जाता है, स्पीड क्या बदल चेंज हो जाता है,
याद रखिएगा स्पीड से रिलेटेड होता है वेवलेंथ, है ना। स्पीड से रिलेटेड क्या होता है? वेवलेंथ। मतलब अगर आपका स्पीड बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है कि आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। सोचो मेरे पास आपको 1 घंटा दिए, एक गाड़ी का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और एक गाड़ी का स्पीड मान लो 200 किलोमीटर पर आवर, कौन आगे बढ़ेगा? इसका स्पीड ज्यादा, इसका डिस्टेंस। तो वह स्पीड जब चेंज हुआ तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? चेंज होगा, तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा? लाइट का क्या होता है? वेवलेंथ होता है। क्या होता है? वेवलेंथ। तो स्पीड बदलेगा तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब स्पीड अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। स्पीड अगर डिक्रीज होगा तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। सर फ्रीक्वेंसी 9th में कहा थे आप? नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशंस, है ना। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये थ्योरेटिकल याद रखिए, क्या क्या बदलेगा? स्पीड, फिर दूसरा, फिर डायरेक्शन भी याद रखिएगा। और क्या नहीं बदलेगा? ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, जिससे लोग आईएएस और आईपीएस बनता है ना, उसका क्वेश्चन है बीपीएससी में। बीपीएससी बिहार पुलिस सर्विस कमीशन। देखो 2 तरीके से आप बन सकते हो आईपीएस। एक होता है स्टेट लेवल पे, जिसमें आप बिहार, आपका पोस्टिंग कहाँ रहेगा केवल बिहार में, ठीक है। बीपीएससी निकालोगे तो आप बनोगे आईपीएस, जरूर बनोगे, ठीक है, लेकिन क्या रहोगे आप? बिहार में ही रहोगे आप पोस्टिंग। लेकिन यूपीएससी देते हो तो आप कहाँ हो जाएंगे? सेंट्रल लेवल पे। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं बना देगा। आप बिहार में किसी सीटें की बन सकते हो, या बना देगा कर्नाटक में बना देगा किसी का, या कभी दिल्ली में भेज देगा आपको। समझ में आया? यू मतलब क्या होता है? यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट। सारे स्टेट्स का क्या कॉम्बिनेशन, तब बनता है इंडिया। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। अमेरिका में क्या होता है? फेडरेशन है, वहां पे सब कोई साइन करके सारा स्टेट मिला है ना। वहां फेडरेशन में क्या होता है? सब वहां जितना आप लोग यहाँ पे जो आपका जो डिसीजन पावर है उसका, वो अमेरिका के पास नहीं है। यहाँ पे क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वहां पे क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। दोनों में अंतर है, यूनियन में और फेडरेशन में। पढ़िएगा आप लोग एसएसटी में। बेटा इसको समझ में आ गया है? चलिए, वेवलेंथ होता है, वही हो गया जैसे कि वेव, जैसे कि मान लो कि वाइब्रेशन होता है ना, वाइब्रेशन। तो ये वेव जो है एक वाइब्रेशन किया, तो ये जो दूरी हो गया इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। ये दूरी दिख रहा है, ये डिस्टेंस से नहीं ट्रेवल किया ना, इसी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। हाँ, ये डिस्टेंस वाले वेवलेंथ। क्लियर है? लैम्डा से दिखाते हैं, याद है? वेवलेंथ कैसे दिखाते हैं? लैम्डा से। टेंशन मत लीजिए, 11 तक फिर आएगा, साइंस लीजिएगा, पता है ना। फोर्स, मोशन, वेवलेंथ सब परेशान करेगा मैकेनिक्स पूरा। आइए इसमें ये सब हटा दे, एस्केप करने कोई मतलब नहीं है। सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो हम एक ग्लास स्लैब लिए, बोलिए कैसा शेप है इसका? ये है हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास। हम चाहे तो सीधा फोटो दिखा सकते हैं, उसमें सब कुछ बना हुआ है, लेकिन फिर से बता रहे हैं, आ सकता है एग्जाम में। अब मान लो इसमें हमको क्या हुआ? इसे कैसा क्वेश्चन आएगा? बोले एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए। तो लाइट रेक्टेंगुलर ग्लास सबसे पास करेगा तो कैसे कैसे लाइट जाएगा बताइए हम करके। या ऐसा भी होता है, इसका डायग्राम दे देगा, अरे ये उधर जाएगा, बोलेगा नाम लिखिए, ये कौन सा रहे, ये कौन सा रहे, ये कौन सा रहे। सीबीएसई तो आपका भाई क्या लगता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है, कॉन्सेप्ट चेक करता है, आपका कॉन्सेप्ट है कि नहीं आपके पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा डायग्राम बना देगा और बोलेगा कि ये कौन सा रहे, वायरल दे देगा, ए करके, बी करके, सी करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही देखिएगा यहाँ पे, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये एयर है, ये क्या है? ग्लास है। ग्लास है ना, ये बोर्ड नहीं समझ जाएगा, कौन सी है? ग्लास। और फिर ये कौन सी आ गई? एयर है। देखो सब इमेजिनेशन है, इन्हें है सर आप बोर्डे बना रहे हैं, सब तो बोर्डे है ना। आप साइंस पढ़ रहे हो आप, है ना। माना कि किस बराबर है एक्स, तो काहे माने हम? नहीं माने, होता है ना ऐसा, बच्चा भी होता है ऐसा। ये क्या हो जाएगा? कौन सी है? एयर। ये क्या है आपका? ग्लास। और फिर क्या आ गया? तो बताओ, इस हिसाब से हम लोग तो भाई मीडियम पढ़े हैं। लाइट को इसी से भागना है, तो लाइट के लिए कौन सा मीडियम हो गया? एयर है। और ये फिर कौन सी हो गया? और फिर ये क्या हो गया? ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भाई अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल के
तरफ बेंड करेगा, और वही डेंसर से अगर रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, अबे होगा। इतना पता है ना, बस इसके बाद हम काम करवा लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे अब क्या होगा, रे ऑफ लाइट आया, इस शीशा पे फॉल किया, ठीक। जिस पॉइंट पे फॉल करेगा उस पे क्या बनाते हैं हम, नॉर्मल एक सीधा लाइन खींच देगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, खींच दिया नॉर्मल। देखो लाइट का एक्चुअल रास्ता यही है ना, क्या जाएगा वैसे लाइट, कहां से कहां गया, रेयर टू द बेंड टुवर्ड्स द, झुकेगा नॉर्मल इधर ही ना है, इधर की ओर बेंड करेगा। अब आपके दिमाग में भी कुछ असर, कितना झुकाएंगे, जितना आपका मन होगा उतना झुका देंगे, कोई देखने नहीं जा रहा है, बस झुकना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो झुकाइएगा यहाँ पर रे ऑफ लाइट को, तो क्या हो जाएगा, इतना हंस दिया, कौन कमेंट मार दिया भाई, वाह, मारो हम भी मारो, हंसते हैं, करो कमेंट करो। अरे अगर मान लो तुम शादी करने जाओगे, हम बोलेंगे कौन ब्याह किया, अरे सर हमने किया, वो किया है, तो भाई को तुम लेके भाग जाएगा, सोचो होगा कि नहीं होगा, तो बताओ, अगर कमेंट किया तो बताओ कि सर हम ये कमेंट किए हैं, तो नहीं ना सर हम, मेरा नहीं हुआ है सर, इसका हुआ है, नहीं ना सर इसका हुआ है, तो हो गया फिर सर। आपका ही पता है, शांति से बैठिए, कमेंट वो किया तो सुनेगा, है ना, टू एवरी एक्शन देखिए यहाँ आपने एक्शन लिया तो मैंने रिएक्शन लिया, देखिए यहाँ अब क्या होगा, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, झुका दिए इसे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही इस पॉइंट में फॉल किया, यहाँ पे लाइट का रास्ता क्या हो जाता है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, हम देखो ज्यादा होगा तो क्लास से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे मूड का कोई ठीक नहीं रहता है, शायद इस बार किसी को निकाले भी नहीं, निकाले इस बार किसी क्लास से, नहीं निकाले ना, हाँ वो तो ऐसे निकाल देंगे, लेट आएगा, चलिए देखिए देखिए यहाँ देखिए, टाइम कम है हमारे पास, ठीक है, तो आज अलग बैठा हुआ है, उसको हंसने दीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ अब ये लाइट रे जो है, यहाँ पे इसका रास्ता क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब ये डेंसर से कहाँ जा रहा है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये आपका ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलिए। तो जरा ध्यान देना एक बार, ये हमारा मेन रे तो यही था ना, ये एक्चुअल रे जो था उसका रिएक्शन तो ये था, यही था ना, और ये हमारा फाइनल रे है जो शीशा से कहाँ निकल रहा है, बाहर। तो ये हमारा ओरिजिनल इंसिडेंट रे था, और ये क्या है, फाइनल रे है, मतलब बाहर निकल रहा है। तो एक्चुअल और फाइनल में ये दूरी आया शिफ्टिंग, परपेंडिकुलर दूरी। तो जो शिफ्टिंग होता है उसको बोलते हैं क्या, हम लेटरल शिफ्ट, क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंस रे एंड द फाइनल इमर्जेंट रे। अब सुबह इमर्जेंट रे आया तो पहले बताया थे आपको, जो लाइट फॉल करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंस रे। यही आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि ये कौन सा रे, क्या लिखोगे आप, इंसिडेंस रे, कोई दिक्कत। ये रिफ्लेक्ट कर गया है तो क्या, कौन सा रे हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। ये आपका फाइनल में ग्लास से निकल रहा है, तो फाइनल में जो निकलता है रे उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। ये आपका हो गया इमर्जेंट रे। अब आते हैं डेफिनेशन पे, क्या होता है लेटरल शिफ्ट। तो परपेंडिकुलर, ये आपको कैसे डिस्टेंस कहते हैं, परपेंडिकुलर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल इंसिडेंस रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इमरजेंट फिर से अगर ग्लास लाइन में घुसेगा तब उसके ये इंसिडेंस रे हो जाएगा, फिर जाहिर सी बात है इंसिडेंस होगा, नहीं होगा इंसिडेंस रे। अगर हम केवल इस दोनों की बात करेंगे, ध्यान दो यहाँ पे, अगर हम इस दोनों की बात करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, है ना। समझ में आया कि नहीं आया बात। हम कितने की बात कर रहे हैं, 3 का इकट्ठा लिए हैं, कोई दिक्कत, तो 3 ही कर देते हैं जनरली। तो हमने क्या लास्ट में जो रे निकलता तो क्या बोलते हैं, इमरजेंसी। क्लियर है, इससे आगे दिमाग को नहीं लेके जाना, यहीं पे स्टॉप करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए
आगे बढ़ जाए। अब देखो यही था फोटो एक्चुअल जो एनसीईआरटी में दिया होगा, हम इसमें डाल रहे हैं, आपको दिख जाएगा। आप इसको देखो, इसमें एंगल उंगल ही बना हुआ, देख लीजिएगा एंगल उसमें नहीं बना है। एंगल देखिए आप तो फटाफट। R2 की जगह एंगल ई होगा ना, क्या R2 की जगह एंगल ई होगा ना। कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्शन तो हो रहा है ना वहाँ पे। यस सर, एंगल ऑफ इमरजेंस भी लगा सकते हैं वहाँ पे, ई भी लगा सकते हैं यहाँ पे। यस सर। एंगल कहाँ से नापते हैं? नॉर्मल से नापते हैं ना, तो नीचे का नॉर्मल ही ना है, नीचे का नॉर्मल ही ना है, तो इसे नापेंगे ना। तो ये R2 लिखो, चाहे क्या लिख सकते हो आप, यहाँ ई भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एंगल ऑफ इमरजेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तब यहाँ पे क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1, फिर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 2, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इमरजेंसी हो सकता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यही फोटो बनाने के लिए आ सकता है, आपको 1 2 3 को दे सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सर इसके एंगल्स में कोई रिलेशन है? इसके एंगल्स में कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं। साइन है, साइन है। वो अलग है, वो पढ़ाएंगे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। कहाँ पढ़ा? कहाँ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? नहीं पढ़ा। अब सब्र रखिए, आपसे आज चिंता हमको है आपकी। देखो अगला वही है, अगला वही देखो दिखाते, देखो है ना। लेकिन उसके पहले एक और चीज बताना है, एंगल की बात आपने की है, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका जो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है इतना का ना, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे गिरा होगा लाइट को, उतना ज्यादा क्या होगा इसमें? शिफ्टिंग होगा। ठीक है, मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में? एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? देखो वो दिखाया था नोट्स में लिखा हुआ है, देखो यहाँ लेटरल दिख रहा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंगल ऑफ नहीं दिख रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर अगर ग्लास का मोटाई ज्यादा होगा, थिकनेस, तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। और थर्ड केस क्या है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ग्लास अगर ज्यादा होगा, लेटरल शिफ्ट ज्यादा होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी, तो पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज पढ़ने से पहले हम एक पहले फोटो बना देते हैं, इसको इस पे आइए। हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले लाइट रिफ्लेक्शन करवा देता है, हमको उसी से बता देना चाहिए था लॉ, गलती हो गई। मान लो लाइट कहां से गया? रेयर टू, हम एक ही केस लेते हैं। ठीक है, आप कितना केस लेते हैं? एक। तो क्या होगा? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट आया, फॉल किया, जाना चाहिए था ऐसे, मान लो क्या है? नॉर्मल है, और ये जो यहाँ पे ऐसे जुड़। ठीक है, ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे या इंसिडेंस रे, जो लिखना है लिख लीजिएगा। ये कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे है। ये क्या है हमारा? नॉर्मल। अब ध्यान दो, नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच में क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ देखो, ये जो चीज आपको घट रहा है, ये एक प्लेन है, इसमें कितना एक्सिस है? इसमें एक्स एक्सिस और प्लेन ही ना है। तो क्या देख रहे हो? इंसिडेंस रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे एट द कहां पे? पॉइंट ऑफ डिस्टेंस है ना, बिटवीन द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। कितना मीडियम है यहाँ पे? दो। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 जो है, ये बताया गया कि हम साइन, अगर देखो यहाँ पे कौन एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल क्या है? रिफ्लेक्शन। पॉइंट नंबर 2 में बोला गया, दूसरा लॉ ये बनाया गया कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, उसका रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ अगर लेते हो आप, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? कांस्टेंट। द रेशियो, दूसरा लॉ क्या है? द रेशियो, इसको क्या बोलते हैं? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है, इसी को हम बोलते हैं क्या? हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपके दिमाग में फिर पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अगर समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर बताएंगे अभी। क्लियर है? और इस लॉ को हम बोलते हैं क्या? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बिकॉज इसने किसने दिया था? इसने रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो बोलिएगा कि हम पढ़े ही नहीं है, क्योंकि हम तो लॉ पढ़े हैं। लॉ में दूसरा लॉ कौन सा है? स्नेल्स लॉ। क्या लिखिएगा? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्लियर है? एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
कोई दिक्कत? चलिए अब दिखाते हैं लॉजिक इसका। पहले आपको थ्योरी दिखा देते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, अब आपको समझ में आएगा। देखो देखिए इसमें थोड़ा कुछ वर्ड्स ज्यादा लगा दिया होगा इसमें। द इंसिडेंस रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस। इंटरफेस होता है वही जहां पे क्या सेपरेशन होता है। इंटरफेस ऑफ कितना? टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ये सब नहीं लिखोगे चलेगा, लिखा हुआ है ना, फॉर ए लाइट ऑफ गिवन कलर, तो जो कलर लाइट डालोगे उसी कलर क्या होगा। एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जो मीडिया दिया रहेगा जिसमें लाइट जा रहा है उसके लिए बोला जा रहा है। तो इतना लाइट नहीं भी लिखोगे तभी क्या होगा, चल जाएगा। लेकिन रट्टा मार सकते हो तो मार रट्टा है, क्या हो जाएगा? दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? और ये ट्रू है आपका जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान रखिएगा वैल्यू क्या रहे 0 से 90 के बीच में। ये ट्रू कब रहेगा? याद, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा इससे ज्यादा हो जाएगा तो याद है केस आपका क्रिटिकल एंगल वाला बताया था आपको हम, Yes, sir. इसमें रेनबो वाला में Yes, sir. याद है कि वो लेवल के बाहर, सिलेबस के बाहर है वो। तो फिलहाल इतना रखो, जितना काम हो उतना याद रखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या चाहिए? 0 से 90 के बीच में। स्नेल्स लॉ आपका क्या रहेगा, काम करेगा। स्नेल्स लॉ कब काम करेगा? 0 से 90 के बीच में। और इफ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आर क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यही है साइन है। और ये कांस्टेंट कौन सी बोलते हैं? कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ये लिखा होगा, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। क्योंकि वो बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे निकलता है? जिसमें लाइट जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम? सेकंड मीडियम। किसके रिस्पेक्ट में? क्लियर है? बोलिए। चलिए अब हम पढ़ने आ रहे हैं। पता है इसका आप लोग प्रूफ पढ़ोगे कब? जब क्लास 12 में जाओगे। प्रूफ है इसमें? नहीं ना है। प्रूफ कब पढ़ोगे? 12 प्रूफ पढ़ोगे, दिमाग हैंग कर जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ध्यान दीजिएगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का स्पीड क्या होता है? तो लाइट का स्पीड कितना बदलेगा? लाइट का स्पीड कितना बदलेगा ये बताता है कौन हमको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। Light, when light goes from one medium to another medium, its speed changes, and how much speed will changes? This will be given by a term called refractive index. So refractive index gives us the information that how much speed of light is changing when it is going from one medium to another medium. अब जरा सोचो कैसे पता चलेगा कि भाई स्पीड कितना बदल रहा है? तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया है, सोचना ध्यान से। मान लो कि ये हमारा इंटरफेस है दो मीडियम का, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। लाइट इस मीडियम से आया, इस मीडियम में घुस गया, ठीक है? तो बताओ यहाँ पे लाइट इस मीडियम से आया, इसमें घुसा, तो किसमें गया? एंटर किया। मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, किसमें गया? मीडियम 2 में। तो मीडियम 2 का ही हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकलता है मीडियम जिसमें लाइट गया है फाइनली, किसके रेस्पेक्ट में? जिसमें से आया है। तो यहां क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। बोलिए क्लियर है? और सुनो, लाइट इसमें से इसमें गया है तो हम इसी दोनों के लिए स्पीड को कंपेयर करेंगे। सोचो देखो, इस मीडियम में लाइट का अपना एक स्पीड होगा, इसमें कुछ स्पीड होगा, क्या दोनों में स्पीड सेम होगा? नहीं होगा। इसमें कुछ और स्पीड, इसमें कुछ, और कितना बदला है स्पीड ये निकालना है। तो दोनों के स्पीड क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। कितना बदला है उसके लिए क्या करेंगे? दोनों के स्पीड को कंपेयर करने के क्या करते हैं? रेशियो। कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं? यानी हम दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या कर लेंगे? रेशियो। सुनो फॉर्मूला बन गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। समझ में आया? लाइट किस में किस में गया है? द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा? मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 के फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एन। सॉरी, सिंबल क्या होता है? एन। या ये भी होता है न्यू, तो क्या बोलते हैं? न्यू। क्लियर है? तो ये हो गया और ये भी फॉर्मूला है, इसका सिंबल है, ठीक है? तो एन जनरली एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? एन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया इसका मतलब। अब मीडियम 2 क्या लिखेंगे? 2 मीडियम 2 निकलेगा, उसका निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
किसके रेस्पेक्ट में? तो लगा देंगे क्या यहाँ पे 1। इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू, अब बताओ लाइट किस में गया है? 1 से 2 में। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बोले समझ में आया कि नहीं आया? मान लेते हैं कि लाइट का स्पीड मीडियम 1 में मान लो तो क्या है? v1 है, इसमें क्या है? v2। हो गया। बोले समझ में आया कि नहीं है? पक्का। अगर मान लो हम यहां लिख दे n12, इसका मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन मीडियम? 1 विद रिस्पेक्ट टू, तो बताओ किस में से किस में लाइट गया है? लाइट किस में से किस में गया है? 2 से 1 में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाई स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1। आसान है? यस सर। अब आसान लग रहा है? अब सुनिए, अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये भी तरीका है रिप्रेजेंट करने, भटकना नहीं है। लेकिन एक बात पक्का है, बगल में जो सबसे क्लोज में रहेगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। बगल में कौन सी है? 2। ये बता रहा है कि लाइट इसमें गया है तो कहां से आया है? 1। लाइट इसमें गया है कहां से आया है? 1 से। तो जहां से आया है वहीं से रिफ्रैक्टिव रेशियो लेते हैं। तो 1 बटा स्पीड लाइट मीडियम 1 बाई स्पीड लाइट मीडियम 2। समझ में आया कि नहीं है? इसमें क्या हो, इसको क्या लिख सकते हैं? n12। इसमें क्या हो जाएगा आपका? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा? v2 बाई v1। समझ में आया कि नहीं है? अब रुक जाइए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट होने दो पहले। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बचा हुआ है। जब वो बता देंगे, हम ये जब ये खत्म करेंगे तब डाउट पूछिएगा। ठीक है? अब आइए यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है। अब आते हैं टॉपिक का नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब हमारे पास पक्का है कि लाइट एयर से गया किसी मीडियम में। व्हेन मीडियम 1 इज एयर। आपको पता है ना, लाइट मीडियम 1 से किस में जा रहा है? 1 से 2। अब 1 फिक्स कर दिया, क्या? एयर। तो दूसरा मीडियम का जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, अगर किसके रेस्पेक्ट में? 1 में क्या है? तो अगर हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं किसके रेस्पेक्ट में? तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी आपको बोला जाए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, तो समझ जाइएगा कि लाइट किस में से गया है? उसमें एयर से ही गया है। अगर मान लो ये ग्लास है, ये क्या है? ग्लास। और ये क्या है? एयर। तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या है? एयर। तो हम ये भी बोल सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या? ग्लास। मतलब मीडियम 1 क्या हो गया हमारा? एयर है। तो ये हम लोग का पहले सोच लेना है। तो ग्लास एयर में जाएगा तो क्या हुआ? ग्लास एयर। तो हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ मीडियम 1 इज एयर, ध्यान रखिए, फोकस कर रहे हैं इस पे। कौन? इफ मीडियम 1 इज एयर, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 2 का, वो क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? इफ मीडियम 1 इज एयर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिसमें गया लाइट। पूरी समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिखूं यहाँ पे n ग्लास, अब कुछ नहीं लिखे इसके बगल में, एक ही वो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखा हुआ है? दूसरा मीडियम है क्या? नहीं। किस में से क्या लिखा हुआ है क्या? समझ जाइए, कौन सी है? यानी कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है? ये ग्लास। तो समझ जाना है कि लाइट किस में से घुसा है? तो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ में आया कि नहीं है? अब सुनिए फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या यूज करते हैं। तो एन यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं क्या? एन एम, मतलब एयर से किसी भी मीडियम में, या ग्लास में जाए, पेट्रोल में जाए, किरोसिन में जाए, डायमंड में जाए, कुछ में जाए, तो कोई मीडियम है ना में जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम हमेशा किस दिखाते हैं? सी से। किस दिखाते हैं? सी। और मीडियम में मान लेते हैं क्या है? भी। तो क्या बन गया? एन एम बराबर सी बटा, ये फॉर्मूला दिया होगा एनसीईआरटी में। समझ में आया कि नहीं है?
तो एब्सोल्यूट ये एक ही दिया हुआ है ना, समझ जाना कि मीडियम में जा रहा है लाइट कहां से, एयर से। अब यहाँ ग्लास रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ग्लास। यहाँ तेल रखोगे यहाँ क्या आ जाएगा, तेल। यहाँ किरोसिन, किरोसिन। डायमंड, डायमंड। सब एक फिक्स रहेगा ये आपका, क्लियर है। और याद रखिए सी आपको नहीं दिया रहेगा एग्जाम में, सी हमेशा याद रख लो क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोले क्लियर है, अरे क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर मान लो दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, ये दिया हुआ है मान लो। बोलेगा व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, बोलो क्या होगा, बताओ सुनो ध्यान से। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, वाटर। तो बता लाइट कौन सी में गया है, एयर टू वाटर। इसका मतलब दिया हुआ है कि एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज कितना, बस यही मीन है इसका मतलब। पूछेगा इसे व्हाट डज इट मीन्स, तो बोलेंगे इट मीन्स दैट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज कितना, 1.33। मान लो आप बताओ इसका मतलब क्या होगा, बताइए। एयर देखो एंड डायमंड है, मतलब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना ये एब्सोल्यूट, मतलब एयर से कुछ में गया है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज कितना, 2.1। ये क्वेश्चन है इंटेक्स्ट का, इंटेक्स्ट में क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये ऐसा टॉपिक है ना, हम बता रहे हैं एकदम दावे के साथ बता रहे हैं, 70% 80% बच्चों को समझ में नहीं आता है इफेक्टिव इंडेक्स। कभी आप भी फील करते हो अगर आज आपको समझ में आ रहा है तो, अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है इसमें, है ना, कहां से कहां लाइट गया है पता होना चाहिए सबसे। बोले क्लियर है ये चीज, प्लीज घर पे जाकर एक बार जरूर पढ़िएगा घर पे, और हाँ रिमाइंड करके देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिक्कत होगी यहाँ तो कोई दिक्कत, अभी नहीं खत्म करेंगे क्लास, बस मौका है, आप लोग बस स्कूल नहीं है, बस मौका है कि हम जीत सकते हैं लोग। ये देखो यहाँ पे सही बात है, ये वही बात है ना जो लिखा हुआ है, मिटा इसको मिटा देना, अब मिला देते फटाफट, जो लिखा हुआ है वही है कि अलग है नोट्स में, जरा कंपेयर कीजिए फटाफट। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मीडियम टू द, वही लिखा हुआ है पूरा, बोलिएगा पढ़ना होगा, पढ़ा दे, पढ़ लिए, वही है पूरा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अब मीडियम 1 का 2 के रेस्पेक्ट में हो गया, और लाइट किसमें जा रहा है, मीडियम 1 में, कहां से, 2 से, 2 का स्पीड ले लेंगे, नीचे क्या ले लेंगे 1 का स्पीड, बस यही एक लॉजिक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम भूल जाएंगे कुछ दिन बाद, किसी को लेकर समझाइए बैठा के जबरदस्त। आपका कोई दोस्त है ना, अगर इसको नहीं आता इफेक्टिव इंडेक्स तो बैठा के समझा दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा, सबसे बढ़िया इलाज है, सबसे बढ़िया तरीका है, किसी को समझा दीजिए, आपको हमेशा क्लियर हो जाएगा। अब क्या है एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स, ये इसका आ सकता है एग्जाम में, देख लीजिए क्या है। देखो यहाँ केवल N2 लिखा हुआ है, इसका मतलब लाइट किसमें से आ रहा है, एयर से किस मीडियम में, है ना, केवल N2 लिखा हुआ है। और देखो यहाँ क्या NM, क्या है NM है ना, मतलब लाइट एयर से किसी किसमें जा रहा है, मीडियम में। अब फर्दर डेफिनेशन से एनसीईआरटी का लाइन है पूरा लाइन एकदम 100% शुद्ध है, एनसीईआरटी का है, कहीं से अलग नहीं है। वो वहीं से फोटो काट के निकाल के इसमें लगाया, चिपका है फॉर्मूला, शुद्ध पवित्र देसी एनसीईआरटी, ठीक है, कहीं से अलग नहीं है। देखिए क्लियर है डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन क्लियर है, इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, एयर रहे या क्या रहे, वैक्यूम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का, क्लियर है। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय N2 लिखा हुआ है, यहाँ क्या होगा NM, नहीं यहाँ मीडियम 2 था ना, यहाँ से यहाँ क्या रहेगा 2 ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ मीडियम डाल देंगे, केवल मीडियम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ NM हो जाएगा, और यहाँ पे इस फॉर्मूला को आ जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे, अभी देखिए डाटा,
बताओ, सब जिसका जो सब्सटेंस सबसे ज्यादा हार्ड होता है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? क्योंकि आप खुद सोचो, आप जब रेशियो लेते हो तो ऊपर में क्या होता है? आप जब किसी का एयर, ऊपर में एयर का स्पीड होगा और नीचे क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो एयर में स्पीड हमेशा क्या होगा आपका? ज्यादा होगा कि कम होगा? सोच के देखिए, एयर स्पीड ज्यादा होगा। लाइट का स्पीड एयर में क्या होगा और ग्लास में क्या होगा? है ना? तो भाई जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए, जब रेशियो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नीचे इतना बढ़ेगा तो रेशियो क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? नीचे जब घटेगा तो ऊपर क्या, पूरा रेशियो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ इसमें दो ग्लास दिया हुआ था। क्या दिक्कत? ग्लास ही बहुत टाइप के होते हैं ना, ग्लास बहुत टाइप के होते हैं ना। सो नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या तो वो नॉर्मल ग्लास होगा ना? कौन सा ग्लास है यहाँ पे? क्राउन ग्लास है, डेंस फ्लिंट ग्लास। कहाँ कहाँ लिखा होगा? एक क्राउन ग्लास, एक डेंस फ्लिंट ग्लास। यहाँ क्राउन ग्लास और ये कहाँ है? तो उधर साइड में कार्बन सर, रूबी के ऊपर, राइट साइड, राइट साइड, रूबी के ऊपर, किसके ऊपर? रूबी के ऊपर, सर रूबी के ऊपर, ये रूबी के ऊपर। अच्छा, समझ रहे हैं? किसकी रूबी? हमारी रूबी। हो गया, हो गया। लड़का इसीलिए इतना फोकस कर रहा था, हमने कुछ थोड़ा और फोकस को बढ़ा दिया है और कुछ नहीं किया। डेंस फ्लिंट ग्लास। देखो लड़का मेहनत कर रहा है, रूबी 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 बार बार समझ रहा है। हमने ठीक है भाई, किसकी रूबी? आप ही की होगी रूबी, तभी इतना फोकस कर रहे हैं आप उस पर। चलिए देखिए यहाँ, अब बच्चा भी खुश हो गया। चलो अब देखें, तो यहाँ देखिए हो गया। तो इतना भी ज्यादा मत उसको मुसलमिंदा कीजिए। एयर देखिए यहाँ पे, एयर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 और डायमीटर कितना है? सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? बिकॉज सबसे ज्यादा हार्ड कौन होता है?